हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है फंक्शंस ऑफ मनी। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है मनी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कि मनी के फंक्शंस क्या हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या है और उसके डीमेरिट्स क्या हैं। फिर मैंने वीडियो बनाई कि भाई मनी क्या है और मनी को डिफाइन कैसे करते हैं। फिर एक और वीडियो जो मैंने बनाई वो थी टाइप्स ऑफ मनी। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि मनी के फंक्शंस क्या है और डिटेल में डिस्कस करूंगा ताकि इस तरीके से आप पेपर में अटेम्प्ट कर सको जब भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आए तो। ठीक है। मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस टू ओवरकम द डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्यों एग्जिस्टेंस में आया? क्योंकि जो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है उसमें कई खामियां पाई गई। इस वजह से जो मनी है वो इन्वेंट किया गया। By performing various functions in the economy, money has solved the difficulties of barter and made the functioning of the economy easier and better. तो मनी के आने से जो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में खामियां थी वो तो खत्म हो ही गई। साथ साथ में जो इकोनॉमी के जो फंक्शंस हैं, जो इकोनॉमी के अंदर काम है वो इजी हो गए और पहले से एफिशिएंट मतलब बेटर हो गए। ठीक है। मनी परफॉर्म सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस। जो प्रोफेसर केनली हैं इन्होंने बताए, तीन मेन फंक्शंस इन्होंने बताए। द प्रोफेसर Kenley has classified the functions of money into three groups. उन्होंने तीन ग्रुप्स में जो मनी है उसको उसके फंक्शंस को डिस्क्राइब किया है। सबसे पहले प्राइमरी फंक्शंस, फिर सेकेंडरी फंक्शंस एंड फिर कंटिंजेंट फंक्शंस। मैं तीनों के तीनों फंक्शंस को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। तो प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी क्या है? इन दिस कैटेगरी are included those functions of money which are fundamental and essential. तो प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी में वो फंक्शंस डाले हैं जो कि फंडामेंटल हैं। फंडामेंटल और इसेंशियल। फंडामेंटल मतलब जिसके ऊपर मनी बेस्ड है और इसेंशियल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। इनके बिना मनी का कोई काम ही नहीं है। These functions must be performed by money in every economy under all circumstances. कोई भी circumstances हो जाए मनी को ये वाले functions तो perform करने ही पड़ेंगे। Primary functions of money are discussed as under. Number one, medium of exchange. Medium of exchange भी एक काफी important function है। Medium of exchange का मतलब आप पैसे के थ्रू goods and services खरीद बेच सकते हो। The most important function of money is that it serves as a medium of exchange. तो सबसे important money का function यही है कि उसको हम medium of exchange की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, use कर सकते हैं। अब this function of money is so important that the definition of money emphasizes particularly this function of money. ये इतना important function of money है कि maximum definitions में ये point लिखा गया है कि money serves as a medium of exchange. समझ गए बात? Money commands general purchasing power टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज विच पीपल वांट। क्यों? क्योंकि मनी में एक जनरल परचेजिंग पावर छुपी हुई है कि मनी के थ्रू आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकते हो। मनी इज जनरली एंड वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विद विच मोस्ट ऑफ द परचेजेस और सेल्स आर मेड। तो मनी के अंदर ऐसी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है, ऐसी वाइडली एक्सेप्टेबिलिटी है कि मनी के मीडियम के थ्रू ही, मनी के जरिए ही या मनी के थ्रू कह सकते हो आप कि सारे जो सेल एंड परचेज है गुड्स एंड सर्विसेज का वो होता है। द यूज ऑफ मनी एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज हैज फैसिलिटेटेड द एक्सचेंज ग्रेटली। मनी का जब से ये जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर से जो इस्तेमाल शुरू हुआ है, इससे जो एक्सचेंज है इसको काफी फैसिलिटेट किया गया है। मतलब एक्सचेंज जो है गुड्स एंड सर्विसेज का, इससे इस मनी के थ्रू अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का जो सिस्टम है इसको काफी ज्यादा सहारा मिला है, काफी ज्यादा जो है फैसिलिटेशन मिली है, काफी ज्यादा जो है इसकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हुई हैं। द एक्सचेंज हैज बिकम कन्वीनियंट एज वेल एज सिंपल। तो एक्सचेंज करना पहले से काफी कन्वीनियंट है और सिंपल है, क्योंकि मैंने किसी बच्चे को पढ़ाया, उससे पैसे ले लिए, अब मेरी मर्जी मैं वो पैसे जब मर्जी आधी रात को खर्च करूं, दिन में खर्च करूं, जब मर्जी जिन मर्जी गुड्स पे खर्च करूं। समझ के बात? इट हैज removed the inconvenience and inefficiency which characterize the barter system. तो जो भी barter system की inconvenience थी, barter system की जितनी भी problems थी, उन सारी problems को ये खत्म कर देता है मनी का जो ये वाला फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब ध्यान से समझना barter system of exchange क्या होता है और इसका जो डीमेरिट्स क्या है ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। It has avoided the wastage of time and resources involved in barter system of exchange and has
eliminated the need for double coincidence of wants needed in barter system. पैसे के आने से जो हमारा टाइम मनी एफर्ट्स जो वेस्ट हो जाते थे, जो बार्टर सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स थी, लाइक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जो है बार्टर सिस्टम में काफी बड़ी प्रॉब्लम थी कि साइमल्टेनियसली दोनों पार्टीज को एक दूसरे की चीज चाहिए होगी तभी एक्सचेंज होगा। ये जो प्रॉब्लम्स थी ये मनी के इस जो फंक्शन है उसने सॉल्व कर दी। दस मनी हैज प्रमोटेड एफिशिएंसी इन एक्सचेंज। तो ये जो एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, इसमें मनी के आने से काफी एफिशिएंसी आ गई। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो मनी का था वो था मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और अब मैं डिस्कस करूंगा सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी, जिसको हम कहते हैं मेजर ऑफ वैल्यू। कि मनी के थ्रू आप किसी भी चीज की वैल्यू को मेजर कर सकते हो। मनी एक ऐसा यूनिट है, जैसे आपके घर में जितनी भी चीजें हैं, आप ये कह सकते हो फोन इतने का, टीवी इतने का है, इतने रुपए का है, और डाइनिंग टेबल इतने रुपए का है, बेड इतने रुपए का है, हर एक चीज को मनी की टर्म्स में कर सकते हो ना। द सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज दैट इट एक्ट्स एज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट। तो मनी के थ्रू आप किसी भी चीज की वैल्यू निकाल सकते हो। कॉमन, हर एक चीज में कॉमन मनी निकल जाएगा। समझ की बात? जस्ट एज वी यूज किलोग्राम इन मेजरिंग द वेट्स ऑफ द कमोडिटी, सिमिलरली फॉर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ कमोडिटी वी टेक मनी एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट। जैसे हम किसी भी चीज को अगर 1 किलो से तोलते हैं कि ये 1 किलो इतने की है, ये 2 किलो है, ये 3 किलो है, ये 4 किलो है, जैसे वेट को मेजर करने के लिए किलो का हिसाब या टन का हिसाब या क्विंटल का हिसाब लिया जाता है, वैसे ही उस चीज की वैल्यू को मेजर करने के लिए पैसे का यूनिट देखा जाता है। समझ की बात? Since money is generally acceptable, it serves as a standard unit of measurement in terms of which the values of all goods and services are measured and expressed. क्योंकि मनी की जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है, हम मनी को जनरली एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इस वजह से इट सर्व्स एज अ स्टैंडर्ड यूनिट। मनी एक स्टैंडर्ड यूनिट है कि हम किसी भी चीज की वैल्यू को मेजर करने के लिए मनी का इस्तेमाल करते हैं, और जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। When we express the value of commodity in terms of money, it is known as price. तो किसी भी चीज की वैल्यू को अगर मनी की टर्म्स में डिस्क्राइब किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, उस वैल्यू को प्राइस भी कहा जाता है। प्राइस इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ मनी, से रुपीज, फॉर विच अ यूनिट ऑफ कमोडिटी इज एक्सचेंज और सोल्ड। तो प्राइस क्या है? कोई भी चीज जब आप खरीदने जाते हो, गुड या सर्विस, तो उसकी एक कीमत होती है, तो उसकी जो वैल्यू है वो प्राइस के बराबर होती है नहीं होती वो एक अलग बात है। मगर जब भी हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, गुड या सर्विस, तो जो भी हमें उसका पैसा देना पड़ता है उसको प्राइस कहा जाता है। द यूज ऑफ मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू हैज सिंप्लीफाइड the problem of measuring the exchange values of various commodities in the market. तो बेसिकली मनी के आने से काफी ज्यादा सहूलियत होगी। ये जो मेजरिंग ऑफ एक्सचेंज वैल्यूज है उसमें काफी ज्यादा सहूलत हुई। अब हम गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद और बेच सकते हैं वैल्यू के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, मैं जा रहा हूँ कहीं पे और मुझे कोई कपड़े खरीदने हैं, मगर वो मुझे प्राइस हाई लग रहा है, तो मैं ये कहूंगा यार वैल्यू के हिसाब से तो प्राइस ज्यादा लग रहा है, मुझे नहीं खरीदने। अगर मुझे वो प्राइस सस्ता दे रहा है, मैं कहूंगा यार कपड़े तो अच्छे हैं और प्राइस सस्ता है तो ले लेते हैं। तो मतलब सारे के सारे डिसीजंस मनी की ये जो वैल्यू ऑफ मनी का जो फीचर है इसके ऊपर बेस्ड रहते हैं। सिंस the values of all commodities are expressed in terms of money, it becomes easy to determine the rate of exchange between them by comparing their market prices. क्योंकि सारी की सारी चीजें आजकल, सारी की सारी गुड्स एंड सर्विसेज आजकल मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस की जाती हैं, हमारे लिए ये डिटरमिन करना आसान हो जाता है कि हमें कौन सी चीज चाहिए या कौन सी चीज नहीं चाहिए, हमें एक्सचेंज करना है नहीं करना। एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ अ ट्राउजर, कोई भी एक पैंट है उसका प्राइस है 1000 रुपए, and the price of a shirt is 500, then the rate of exchange between the trouser and the shirt will be one trouser for two shirts. अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक पैंट लेने जा रहा हूँ जो 1000 रुपए की है, और 2 शर्ट्स ले सकता हूँ जो 500 की हैं। अब मैं इन गुड्स के बीच में भी देख सकता हूँ कि अगर मैंने अगर मैंने एक पैंट ली तो भाई शर्ट कोई भी नहीं आएगी। अगर मैंने पैंट नहीं लेनी तो मैं उसकी जगह 2 शर्ट्स भी ले सकता हूँ। तो ऐसी ऐसी जो गुड्स हैं उनके बीच में भी कंपेयर एंड कंट्रास्ट हम कर सकते हैं, क्योंकि जो मनी है वो मेजर ऑफ वैल्यू जो है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ठीक है। Under barter system of exchange, the number exchange ratios among the goods and services is usually large,
since value of each commodity has to be expressed in terms of every other commodity. तो जो बाटर सिस्टम था उसमें जो नंबर ऑफ एक्सचेंज रेशियोज थी गुड्स एंड सर्विसेज की वो अनयूजुअली लार्ज रहती थी। क्यों क्यों रहती थी? सिंस द वैल्यू ऑफ ईच कमोडिटी हैज टू बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एवरी अदर कमोडिटी। फॉर एग्जांपल मेरे पास गाय है, मैंने गाय को एक्सचेंज करके मैंने अनाज लेना है, तो गाय के बराबर पता नहीं कितने 2-4 क्विंटल अनाज आएगा, तो मुझे लार्ज क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास हॉर्स है, मुझे हॉर्स देके या बकरा देके कुछ लेना है तो काफी लार्ज क्वांटिटी आएगी, क्या पता इतनी मेरी यूज ही ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पोर्टर के पास चला गया कि मुझे मटकी लेनी है या मुझे बर्तन लेने हैं, वो कह रहे हैं एक घोड़े के इतने हजार बर्तन, तो भाई इतने हजार बर्तन मैं क्या करूंगा? तो ये बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम्स थी। यूज ऑफ मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू हैज सिंप्लीफाइड दिस प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को हल किया गया जैसे मनी इन्वेंट हुआ, बाय एक्सप्रेसिंग द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन अ सिंगल यूनिट ऑफ अकाउंट, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज इज सिंप्लीफाइड। अगर हम ये सारी चीजों की वैल्यू को, गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को मनी की टर्म्स में जो है वो प्रोसेस कर देते हैं या मनी की टर्म्स में डिक्लेयर कर देते हैं, तो एक्सचेंज का जो सिस्टम है वो काफी आसान हो जाता है। तो ये थे प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। कौन कौन से हैं मैं एक बार रिव्यू कर देता हूँ। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, के पैसे के थ्रू आप एक्सचेंज कर सकते हो गुड्स एंड सर्विसेज की, और पैसे के थ्रू या मतलब रुपए के थ्रू या मनी के थ्रू आप किसी भी चीज की वैल्यू को मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सेकेंडरी फंक्शंस। तो ये वो फंक्शंस हैं जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मगर फिर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। In this category, we include those functions of money which are derived from primary functions, जो primary functions से drive किए गए हैं। समझ के बात? The following are the secondary functions of money। इसमें फर्स्ट आ जाता है स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स मतलब फ्यूचर पेमेंट्स, आपने फ्यूचर के जो कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स है वो करनी है। मैं आपको इसका थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि पेपर में कैसे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बार्टर सिस्टम में एक बंदे से मान लो 2 किलो सेब ले लिए, ठीक है, तो बार्टर सिस्टम में मेरे को उसको 2 किलो सेब वापस करने हैं। जब मैं वापस करने जाऊंगा वो कहेगा ले मैंने तो मीठे दिए थे, ये तो मीठे नहीं है। मैं मीठे दूंगा, वो कहेगा मेरे तो बड़े थे। बड़े दूंगा, वो कहेगा मेरे तो छोटे थे। तो कोई ना कोई बात में वो बहस करता रहेगा। समझ की बात? तो स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स में मनी का ये फंक्शन है कि अगर मैंने किसी से 1 लाख रुपए उधार लिए, तो जब मैं उस उधार को वापस करने जाऊंगा तो जो मैं नोट दूंगा, मनी दूंगा, चाहे मैं 500 का नोट दूं 1 लाख रुपए तक, या फिर मैं 50-50 के नोट दूं या 100 के नोट दूं या 200 के नोट दूं, 1 लाख रुपया तो 1 लाख रुपया ही है ना। तो मनी क्या है? एक स्टैंडर्ड है डेफर्ड पेमेंट्स करने के लिए। समझ की बात? अब इसको पेपर में कैसे लिखना है वो बताता हूँ। मनी सर्व्स एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। पहली, अब हमेशा याद रखना कि जब भी पेपर में आपने एक हेडिंग लिखनी है तो मिनिमम 5-6-7 लाइंस होनी चाहिए, और हेडिंग की जो पहली लाइन होगी वो वही होगी जो हेडिंग बनाई है। जैसे मैंने यहाँ लिख लिया मनी सर्व्स एज अ डेफर्ड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। मनी एक स्टैंडर्ड है डेफर्ड पेमेंट्स करने के लिए। एक्टिंग एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स means that a payment to be made in future can be stated in money terms। मतलब कि जो भी आप फ्यूचर में पेमेंट करोगे उसको मनी की टर्म्स में स्टेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे लोन लिया 1 लाख रुपए का, तो मैं बता सकता हूँ कि मुझे फ्यूचर में 1 लाख रुपए का लोन वापस करना है। समझ की बात? दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी। ये जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी है उसी का एक्सटेंशन है एक टाइप का। कैसे? Here again, money is used as a medium of exchange, but this time the payment is spread over a period of time। तो सॉरी, इसमें क्या है मनी को आपने इस्तेमाल तो किया, मगर मनी को वापस करते टाइम आपको जो है वो चीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्प्रेड होगी। मनी का आपने एक्सचेंज तो कर लिया, मगर इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्प्रेड कर दिया कि मैं इतने साल के बाद, इतने महीने के बाद जो है पैसे दूंगा। मैं 1 मिनट पानी पी लूं। हाँ जी, तो अब फिर से शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो इसके अंदर हमने ये डिस्कस किया कि हमने पैसे का इस्तेमाल तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरीके से ही किया, मगर जब पैसे वापस करने थे तो उस वापसी के लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्प्रेड कर दिया कि मैं हर महीने इतनी इतनी किस्त भर दिया करूंगा या इतने पैसे वापस दे दिया करूंगा। ठीक है। दस एज सुन एज मनी इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एज अ यूनिट ऑफ वैल्यू, it is almost inevitably used as a unit in terms of which all future or deferred payments are expressed। तो जैसे ही मनी
मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इन्वेंट हुआ, वैसे ही ये मान लिया गया कि जो भी फ्यूचर पेमेंट्स होंगी वो सारी की सारी, या डेफर्ड पेमेंट्स होंगी वो सारी की सारी मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस की जाएंगी। समझ की बात, कि मैंने फ्यूचर में अगर आपको इतना पैसा लिया है, मुझे इतना पैसा वापस करना है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, इतना पैसा वापस करना है तो मुझे उतना ही वापस करना पड़ेगा। समझ की बात। In a modern economy, a large number of transactions involve payments in future. तो मॉडर्न इकोनॉमी में देखा जाए तो कई ट्रांजैक्शंस हैं जो फ्यूचर में होती हैं। जैसे मैंने लोन ले लिया, या मैंने अभी आपसे कंसाइनमेंट उठा लिया मगर मैंने 2 महीने बाद पैसे देने हैं। समझिए बात। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट, रेंट, सैलरीज, पेंशंस, लोन्स, insurance premiums, etc. are the transactions which involve such future payments expressed in money terms. तो अगर आप रेंट देने जाओ तो 1 महीने के बाद है, ठीक है। सैलरीज देने जाओ 1 महीने का काम के बाद सैलरी मिलेगी, पेंशन हर महीने मिलेंगी, लोन्स लेने हैं या इंश्योरेंस प्रीमियम्स भरनी है, ये सारे के सारे जो फ्यूचर से रिलेटेड पेमेंट्स हैं ये मनी की टर्म्स में ही होते हैं। अगर मनी नहीं होगा तो किस टर्म में होंगे, खुद सोचो। The reason why they are expressed in money terms is that money has the quality of general acceptability and it can be expressed in definite and standardized units. क्यों ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं, डेफर्ड पेमेंट्स की जाती हैं मनी की टर्म्स में? क्योंकि मनी की जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है और हम मनी का एक स्टैंडर्डाइज तरीका है जिसके थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेट टर्म्स में बता सकते हैं कि आपको इतना इतना पैसा फ्यूचर में मिलेगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाता हूँ, टर्म प्लान लेने जाता हूँ, वो कहते हैं कि अगर आप मर गए किसी भी तरीके से तो आपकी फैमिली को इतने इतने पैसे मिल जाएंगे। तो मेरे को पता है कि जो पैसे मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली को मिलेंगे वो डेफिनेट है, और वो पैसे से मेरी फैमिली कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकती है और अपना वो स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकती है। इसी वजह से तो पैसे की टर्म्स में डेफर्ड पेमेंट्स होती हैं। लोन्स, इंटरेस्ट, रेंट, वेजेस एक्सेट्रा expressed in kind are not uncommon, but expressing मैंने फिर से 2 बार लिख दिया ये, but expressing these in terms of commodities likely to be very inconvenient लिखना था, मैंने यहाँ convenient लिख दिया, रुको 2 मिनट। inconvenient and एंड इनडेफिनेट। तो सिंपल सी बात ये है कि आप लोन्स को, इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट को या रेंट को या वेजेस को काइंड की टर्म्स में भी ले सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने मनी की टर्म्स में लेना है, मगर जब भी आप इनको काइंड की टर्म्स में लोगे कि मेरा इतना काम कर दे मैं इसके बदले तेरे को रहने की जगह दे देता हूँ, या मेरा इतना काम कर दे मैं इसके बदले तेरे को कपड़े दे देता हूँ या कुछ कर लेता हूँ, तो इसमें ये काफी ज्यादा इनकन्वीनियंट और इनडेफिनेट रहेगा। इसी वजह से मनी एक डेफर्ड पेमेंट का एक तरीका है और डेफर्ड पेमेंट्स काफी हेल्पफुल होती हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है। दस व्हेन, 1 मिनट मैं पेन सिलेक्ट कर लूं। दस व्हेन यू लेंड 10,000 rupees, 10,000 for a year, you know that definite amount you would be getting back after 1 year. तो जब भी आप 10,000 अपने दोस्त को कर्जा देते हो, आपको ये पता है कि साल के बाद आपको 10,000 वापस कर देगा, अगर दोस्त अच्छा है तो। समझ गए बात। बट इफ यू lend a certain quantity of rice for a year, you may not get back rice of the same virtue and quality after a year. अगर आपने 10 किलो चावल किसी को दे दिए तो क्या पता वही सेम क्वालिटी ऑफ चावल आपको वापस मिले ही ना। समझ की बात। 10 use of money has facilitated various transactions involving payments in future. तो मनी के इस्तेमाल से जो काफी ज्यादा जो है सहारा मिलता है, जो डेफर्ड पेमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है, फ्यूचर पेमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है, वो फ्यूचर ट्रांजैक्शंस करने का काफी जो है हेल्पफुल रहती है। ठीक है। मनी हैज बिकम अ कन्वीनियंट ब्रिज बिटवीन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। तो कुछ इकोनॉमिस्ट का ये भी मानना है कि मनी जो है, मनी सर्व करता है एज अ कन्वीनियंट ब्रिज, कि प्रेजेंट और फ्यूचर को लिंक करने में मनी का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है, जो सेकेंडरी फंक्शंस है उसमें आ जाता है स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी की वैल्यू को आप एंड ईयर्स तक या एंड टाइम तक स्टोर करके रख सकते हो, मगर बार्टर सिस्टम में क्या था, आपके पास घोड़े हैं वेल्थ की टर्म्स में, या फिर पोट्री है या वीट है, उसको कितने साल के लिए स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है मनी ऑल्सो सर्व्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, दैट इज पीपल कैन कीप देयर वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ मनी। जो लोग हैं वो मनी की टर्म्स में अपनी वेल्थ को स्टोर करके रख सकते हैं। इन द बार्टर सिस्टम स्पेसिफिक कमोडिटीज वर यूज्ड बाय द पीपल टू स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज। तो बार्टर सिस्टम में कुछ कमोडिटीज को ही स्टोर करके रखा जा सकता था, बाकी सारी तो पेरिशेबल या खराब हो जाती थी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती थी। बट देयर वर मेनी डिसएडवांटेजेस ऑफ
disadvantages in storing wealth in terms of goods and services, such as perishable nature of certain goods, cost of storage, etc. तो अगर बार्टर सिस्टम में आपने गुड्स को वेल्थ की टर्म्स में स्टोर करना भी है, तो क्या पता गुड्स पेरिश कर जाएं, खराब हो जाएं, सड़गल जाएं या कुछ भी हो जाए। कोई घोड़े स्टोर करके रख लिए, घोड़े मर जाएं, उनकी एक उम्र है, ठीक है। या फिर अगर आपने स्टोर करके रखना है, उसकी कॉस्ट ऑफ स्टोरेज भी काफी ज्यादा आ जाएगी। स्टोरिंग ऑफ वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ मनी हैज सॉल्व द डिफिकल्टीज। तो मनी की टर्म्स में जब आप स्टोर करते हो अपनी वेल्थ को या किसी भी चीज की वैल्यू को, तो इससे ये जो सारी जो डिफिकल्टीज हैं बार्टर सिस्टम की, वो खत्म हो जाती हैं। मनी इज द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड कन्वीनियंट वे ऑफ स्टोरिंग वेल्थ। मनी एक ऐसा तरीका है जिससे, और काफी कन्वीनियंट और इकोनॉमिकल तरीका है जिससे आप अपनी वेल्थ को स्टोर कर सकते हो। It is true that there are other assets such as bonds, shares, debentures, etc., which also serve as a store of value and they compete with money in this regard. ये मॉडर्न इकोनॉमीज में ये भी देखा गया है कि आप अपने एसेट्स को या फिर अपनी वेल्थ को बॉन्ड्स, शेयर्स या डिबेंचर्स की फॉर्म में भी स्टोर करके रख सकते हो, जो कि मनी के साथ अच्छा कंपटीशन करते हैं, compete करते हैं मनी के साथ। बट मनी इज कंसिडर्ड एज अ बेटर स्टोर ऑफ वैल्यू, पर्टिकुलरली इन वन रिस्पेक्ट। बट मनी इनसे काफी सुपीरियर माना जाता है। क्यों? मनी इज अ परफेक्टली लिक्विड एसेट, दैट इज इट इज रेडिली एंड जनरली एक्सेप्टेबल मीन्स ऑफ पेमेंट। मनी क्या है? रेडिली एक्सेप्टेबल, जनरली एक्सेप्टेबल। अब बॉन्ड्स आपके पास पड़े हैं, पहले बॉन्ड्स को मनी में कन्वर्ट करोगे, फिर मनी को आगे खर्चोगे, समझ की बात? तो वो थोड़ा लंबा चक्कर हो गया। होल्डिंग ऑफ मनी मीन्स होल्डिंग ऑफ जनरल परचेजिंग पावर विच कैन बी यूज फॉर परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज एट एनी टाइम। अगर आप मनी होल्ड करते हो, इट मीन्स आपके पास जनरल परचेजिंग पावर है, आप कभी भी जाके गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हो। मनी अलाउज अस to store purchasing power which can be used at any time in future to purchase goods and services including other assets। तो मनी ही हमें अलाउ करता है कि हम अपनी परचेजिंग पावर को स्टोर भी कर लें या परचेजिंग पावर कर सकें, या फिर मनी के थ्रू ही अदर एसेट्स को भी खरीद सकें, सोना खरीद सकें, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल एसेट्स जैसे शेयर्स वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह, वो खरीद सकें। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है जो फंक्शन था। नेक्स्ट फंक्शन जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मनी की वैल्यू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना आसान है। बार्टर सिस्टम में आपने एक जगह से दूसरी जगह वैल्यू को ट्रांसफर करना काफी मुश्किल था। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो है ट्रांसफर होगी एक सिटी से दूसरे सिटी, तो पैसा नहीं है तो घर थोड़ी ना उठा के लेके जाओगे, पैसा होएगा तो यहाँ घर बेच के वहां से खरीद सकते हो। समझ की बात? ये छोटा सा एग्जांपल था। पेपर में कैसे लिखना है वो मैं बताता हूं अभी आपको। मनी ऑल्सो सर्व्स एज अ कन्वीनियंट मोड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मनी एक कन्वीनियंट तरीका है, एक आसान तरीका है जिससे आप अपनी जो वैल्यू है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो। दिस फंक्शन ऑफ मनी अराइजेस फ्रॉम द जनरल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये कहां से अराइज हुआ है? क्योंकि मनी जो है वो जनरली एक्सेप्टेबल है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हर जगह पे मनी की जनरल एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी। Money helps us to transfer value from one person to another। मनी ही हमें हेल्प करता है कि हम एक पर्सन से या एक जगह से दूसरी जगह या एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में ट्रांसफर कर सके वैल्यू की। When we buy a pen for ₹20 from the shopkeeper, we are thereby transferring value to the shopkeeper by paying him ₹20। अगर मैं दुकान पे जाके 20 रुपए का पेन खरीदता हूं तो इसका मतलब ये है कि मैंने 20 रुपए की जो मनी है, जो वैल्यू है, उसको ट्रांसफर कर दी है और उसके बदले कोई चीज ले ली है। सिमिलरली मनी इज अ क्विक एंड एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग वैल्यू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वैसे ही एक जगह से दूसरी जगह भी पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। वी कैन सेल अ हाउस इन दिल्ली इन एक्सचेंज ऑफ मनी एंड कैन यूज द सेम मनी इन बाइंग अ हाउस इन कोलकाता। एक जगह से घर बेचा, उससे पैसा इकट्ठा किया, दूसरी जगह पे जाके घर खरीद लिया, अगर आप जगह चेंज कर रहे हो रहने के लिए। Thus, money is of great help in transferring the value easily, quickly and efficiently। तो मनी काफी हेल्पफुल रहता है जब हमने वैल्यू को आसानी से, क्विकली या एफिशिएंटली ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह या एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे। समझ गए बात? तो अब जो थर्ड फेज है मनी के फंक्शंस का वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और वो है कंटिंजेंट फंक्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट। कंटिंजेंट फंक्शंस रेफर्स टू द रोल ऑफ मनी इन असिस्टिंग वेरियस इकोनॉमिक एंटिटीज सच एज consumers, producers, etc. in arriving at economic decisions
रिलेटिंग टू कंजम्पशन, प्रोडक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कंटिंजेंट फंक्शंस वो फंक्शंस हैं जिसमें मनी का रोल असिस्ट करता है, हेल्प करता है इकोनॉमिक एंटिटीज को, जैसे कंज्यूमर या प्रोड्यूसर्स को, कि वो कितना खरीदेंगे या कितना बेचेंगे या कितना बनाना चाहिए, कितना कंज्यूम करना चाहिए, इससे रिलेटेड फंक्शंस। The main contingent functions of money are discussed as under या are given below. Number one, maximization of utility. Very important. मनी के थ्रू ही जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो आपकी जो यूटिलिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। अब मान लो मेरे को कोई चीज मुफ्त में मिल गई या किसी एक्सचेंज में मिल गई, तो मुझे वो मजा नहीं आएगा, वो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन नहीं होगी जितनी मनी की टर्म्स में होगी। समझ की बात? सॉरी। तो a rational consumer wants to maximize his utility or satisfaction while purchasing various goods and services. एक rational consumer चाहेगा कि वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करे, जो भी वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है तो अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करे। A consumer will be able to maximize his total utility if the ratio of marginal utility of different commodities are equal to the price ratios of those goods. अगर आपने हल्की सी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आपको पता है ना, मार्जिनल यूटिलिटी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट गुड ओवर प्राइस ऑफ फर्स्ट गुड इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकंड गुड डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ सेकंड गुड एंड सो ऑन। तो ये क्या कर रहा है कंज्यूमर मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस की रेशियो को बराबर करने पे लगा हुआ है। भाई अगर प्राइस ही नहीं होगा, मनी नहीं होगा, तो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन कहां से करेगा? फॉर इक्वलाइजिंग द मार्जिनल यूटिलिटीज मनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। मनी का काफी इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म्स। क्योंकि जो प्राइसेस हैं सारे गुड्स एंड सर्विसेज के वो मनी की टर्म्स में होते हैं। अगर मनी नहीं होगा तो वो यूटिलिटी मैक्सिमाइज कहां से करेगा? समझ की बात? तो अगर हमने मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना है तो उसके लिए मनी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आ जाता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स क्या होते हैं? जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या जो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो इनपुट्स वगैरह चाहिए होते हैं उनको फैक्टर इनपुट्स कहा जाता है। ठीक है, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो एवरी प्रोड्यूसर एम्स एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ हिज प्रॉफिट्स while employing various factors of production. तो हर एक प्रोड्यूसर चाहता है कि उसको मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हो, किसके थ्रू? जो भी वो फैक्टर्स या इनपुट्स या जो रॉ मटेरियल जो भी वो खरीद रहा है उनको इस्तेमाल करके प्रोड्यूसर को मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो। हर एक प्रोड्यूसर ये चाहता है ना कि गिवन रॉ मटेरियल या गिवन कॉस्ट में वो मैक्सिमम बेनिफिट क्रिएट कर सके। अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग एंटरप्रेन्योर विल इक्वेट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ अ फैक्टर विद इट्स प्राइस। तो हर एक जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग एंटरप्रेन्योर या प्रोड्यूसर है वो हर एक फैक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को बराबर करने की कोशिश करेगा उसके प्राइस से। प्राइस क्या होता है? उसकी वेज। मान लो एक लेबर है, लेबर से जो लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो कहेगा कि उसको मैंने उतनी तनख्वाह ही देनी है मनी की टर्म्स में जितनी उसकी प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी से ज्यादा देता है तो प्रोड्यूसर को नुकसान है। समझ की बात? सिंस द रेट्स ऑफ रिम्यूनरेशन मतलब तनख्वाहें सच एज वेज रेट आर एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म्स, it is money which helps the producer to arrive at decisions with regard to the number of units of a factor of production to be employed. क्योंकि जब भी कोई फैक्टर को हायर किया जाता है उसको पैसे दिए जाते हैं। जैसे मान लो कोई फैक्टर है लेबर, उसको तनख्वाह दी जाएगी। आपने लोन ले लिया, उसके बदले रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। आपने कोई रॉ मटेरियल ले लिया, उसके बदले भी पैसे दिए जाएंगे। तो हर एक फैक्टर की एक कीमत होती है जो मनी की टर्म्स में होती है। तो प्रोड्यूसर को काफी हेल्पफुल रहता है कि वो उस फैक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज या एफिशिएंसीज को इक्वेट कर सके कि उसके बदले मुझे कितना पैसा देना पड़ रहा है ताकि वो अच्छा प्रोडक्शन डिसीजन ले सके। समझ गई बात? तो प्रोड्यूसर में भी अगर प्रोड्यूसर के पास मनी नहीं होगा तो उसे पता ही नहीं लगेगा मैं कितना प्रोड्यूस करूं, कैसे प्रोड्यूस करूं। समझ गई बात? तो नेक्स्ट आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। वेरी इंपॉर्टेंट। Use of money has facilitated the distribution of national income among various factors of production. तो जितने भी factors of production है उनके बीच में कैसे कैसे national income distribute होगी वो भी money की terms में होती है। For example हमने per capita income निकालना हो या ये देखना हो कि किस सेक्टर में कितने GDP हुई है या किस सेक्टर में क्या क्या हुआ है, national income कितनी, सब कुछ money की terms में। Production is the outcome of combination and collective efforts of various factors of production. तो जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करके ही करवा पाते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज रिवार्डेड नॉट इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट इन टर्म्स ऑफ मनी। तो मनी की टर्म्स में
ये सारा का सारा खेल चलता है। कहने की बात यह है कि जब हम किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम निकाल रहे हैं तो या जीडीपी निकाल रहे हैं, तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उनको इन टर्म्स ऑफ मनी ही देखा जाता है, क्योंकि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको बनाने के लिए जितने भी फैक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है वो भी मनी की टर्म्स में होते हैं। तो कोई भी नेशनल इनकम मनी की टर्म्स में ही निकाली जाती है और किसी टर्म्स में नहीं निकाली जाती। नेक्स्ट आ जाता है बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट देना है वो भी मनी की टर्म्स में ही होगा ना, बाटर सिस्टम तो खत्म हो गया कब का। क्रेडिट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सॉरी, मैं पानी पी लूं 2 मिनट, मुझे 2 मिनट दे दो, मैं पानी पी लूं, क्योंकि अब मैं बार बार बोलूंगा कि बोल बोल के मेरा गला बैठ गया तो बच्चे नीचे कमेंट कर देते हैं। सर्दियां चल रही हैं, ये वीडियो मैं क्या कहते हैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दिसंबर के आसपास, और काफ़ी सर्दी है और गला भी मेरा ख़राब है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करके रुकूँ ना, पढ़ा दूँ, ठीक है। तो मैं फिर से ये पॉइंट डिस्कस करूंगा, बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट सिस्टम का जो क्रेडिट का जो बेस है वो मनी ही है, ठीक है। क्रेडिट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द मॉडर्न क्रेडिट सिस्टम। In fact, commercial and business activities are highly dependent या dependent ऑन क्रेडिट सिस्टम ऑफ अ कंट्री। जितना भी जो बिजनेस है या कमर्शियल एक्टिविटीज है, ज्यादातर आपको पता है लोन लेके ही काम चलता है और लोन को मनी के टर्म्स में डिस्क्राइब कर पाते हैं। इट इज मनी विच प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ एंटायर क्रेडिट सिस्टम। तो मनी तो बेस है क्रेडिट सिस्टम का। जब भी आप लोन लेने जाओगे तो आपके अकाउंट में मनी ट्रांसफर करेंगे ना वो। विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ मनी, important credit instruments like checks, bills of exchange, etc. cannot be used since these credit instruments are claims over money. अगर मनी नहीं होगा तो जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि चेक्स हैं या बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, उनका कोई मायने नहीं रह जाएंगे, उनका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे इंस्ट्रूमेंट यही तो कहते हैं कि फलां फलां डेट को आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। मनी इज एट द बैक ऑफ ऑल क्रेडिट। तो जितने भी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं मनी उनकी बैक पे खड़ा है। अगर मनी नहीं होगा तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स फेल कर जाएंगे, ठीक है। Thus, it is obvious that money performs extremely useful functions in modern times. तो money modern times में काफी important है, और कई इकोनॉमिस्ट ने तो ये भी कहा है कि money is like a ब्लड। जैसे हमारे शरीर में हमारी बॉडी में ब्लड चल रहा है, वैसे इकोनॉमी में मनी फ्लो कर रहा है। अगर मनी फ्लो करना बंद कर देगा तो इकोनॉमी मर जाएगी। समझ की बात। तो आई होप ये सारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, और चैप्टर का नाम था मनी, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।